जय हिंद दोस्तों। तो दुर्गा पोर्टल में आपका बहुत स्वागत है। और आज का वीडियो उस वीडियो का दूसरा पार्ट है जिसमें हम बताए थे कि यदि आपके ऊपर किसी तरह का कोई केस न्यायालय में लंबित हो और अंडर ट्रायल हो, जजमेंट नहीं आया हो, न्यायालय का अंतिम आदेश नहीं आया हो, तब आपके जॉब के ऊपर, आपके तैयारी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। आज का वीडियो उसका दूसरा पार्ट है कि यदि आपके ऊपर किसी तरह का कोई झूठा मुकदमा हो जाए, झूठा केस हो जाए, आपको परेशान करने के लिए, आपको फंसाने के लिए, आपको तैयारी से डाइवर्ट करने के लिए आपका नाम अगर यदि कोई एफआईआर में दे दे, तब उस सिचुएशन में, उस सिचुएशन से निपटने के लिए आपको क्या किया जाना चाहिए, उससे छुटकारा पाने के लिए आपको क्या किया जाना चाहिए। आज का पूरा वीडियो उसी पे आधारित है और उससे हम लोग विस्तार से जानेंगे, विस्तार से समझेंगे कि आखिर उससे कैसे निपटा जा सकता है। दोस्तों, कई बार आपने सुना भी होगा कि एक्स वाई जेड ने झूठे केस में फंसा दिया है, या झूठे केस में, ये सुना भी होगा, ये सामाजिक सच्चाई भी है, आपने सुना भी होगा। कई लोगों ने आप फेस भी किया होगा झूठे केस में फंसने का। दोस्तों, ये सब होने से, ये सब सुनने से मन में डर स्वाभाविक है, क्योंकि अंग्रेजों की शुरू की गई पुलिस व्यवस्था आज़ादी तक तो भारतीयों का दमन करता ही रहा। बाद में इनमें काफ़ी सुधार और संशोधन भी हुए, लेकिन लोगों में डर हमेशा बना ही रहा। और आज भी एकदम से पुलिस का डर लोगों से गया नहीं है, हालांकि सुधार काफ़ी हो गया है, लेकिन ये डर हमेशा बना ही रहता है। आइए दोस्तों, हम समझते हैं कि जब आप इस सिचुएशन में, ऐसे परिस्थिति में फंसे, तब क्या किया जाना चाहिए। आज पूरा वीडियो उसी पे आधारित है दोस्तों, जब आपका नाम किसी छोटे से छोटे अपराध जैसे मारपीट, गाली गलौज, या बड़े से बड़े, गंभीर से गंभीर अपराध जैसे हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार जैसे कांड में आपका नाम दे दिया जाए, आपका एफआईआर में नाम दे दिया जाए, जबकि आप उस पूरे कांड में बिल्कुल निर्दोष हैं, आपका उस कांड से किसी तरह से कोई कनेक्शन नहीं, चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो, आप बिल्कुल निर्दोष हैं, उस कांड से, उस घटना से आपका किसी तरह से कोई सरोकार नहीं है, तब इस सिचुएशन में धैर्य रखना है। तब आपको करना क्या है, धैर्य और संयम से काम लेना है, और जो हम बताएंगे उस पर थोड़ा सा पालन करना है, और ये पालन करके आप इससे बचा जा सकता है। दोस्तों, सबसे पहले जब ऐसा हो, आपको छोटे से छोटे, बड़े से बड़े कांडों में आपका झूठा केस दिया जाए जबकि आप एकदम निर्दोष हैं, तो सबसे पहले आपको एफआईआर मंगाना है। एफआईआर थाना से मिल जाएगा, किसी के माध्यम से मंगा लीजिए, खुद जाइए, या है पोर्टल बताएंगे। आपको एफआईआर मंगाना है और एफआईआर को पढ़ना है, और आपके ऊपर जो आरोप लगा है उसको नोट करना है कि हमारे ऊपर क्या आरोप लगा है। क्योंकि आप तो बिल्कुल निर्दोष हैं, आपको उस कांड से किसी तरह से लेना देना नहीं है, तो आप बिल्कुल वो देखिए जो आपके ऊपर आरोप लगा है। आरोप को लिख लीजिए कि हमारे ऊपर क्या आरोप लगा है। उस आरोप के विरुद्ध में, उस आरोप के बचाव में आप अपना साक्ष्य इकट्ठा करिए। मान के चलिए दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए हम समझे कि मारपीट हुआ, कहीं पे आपके गांव में मारपीट हुआ और आप पटना, दिल्ली, मुंबई में पढ़ रहे हो। जाहिर सी बात है, आपके पास बहुत सारा चीज़ है जिससे आप बचा जा सकता है। आपका सीडीआर है, आपका फ़ोन लोकेशन है, आपका सीसीटीवी कैमरा है, ये बहुत तमाम चीज़ें हैं, घबराना नहीं है। ये मान के चलिए, एक और एग्जाम्पल है कि आपके गांव में लड़ाई हुआ, हालांकि आप गांव में ही थे, बाद में अब आप कैसे करिएगा, तो आप कई लोगों के साक्षी बना लीजिए कि हाँ, ये गवाही दे सकते हैं मेरे बारे में, तो पूछ लिया जाए। सबसे पहले आप अपने खिलाफ जो आरोप लगा है उसके विरुद्ध में, उसके बचाव में आपको अपना साक्ष्य इकट्ठा करना है कि हम किस तरह से इस अपराध में नहीं हैं। और 100% जब आप निर्दोष होते हैं तो कई ऐसे, ये तय है कि अगर आप किसी कांड में निर्दोष हैं तो कई ऐसे साक्ष्य मौजूद होंगे आपको बचाने के लिए। आपको बस ध्यान से देखना कि हम कैसे बच सकते हैं। और जब आप साक्ष्य इकट्ठा कर लीजिएगा, तब आपको जो करना है वो करना क्या है, एक संबंधित थाना प्रभारी के नाम से, एक संबंधित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जिसको एसडीपीओ, डीएसपी बोलते हैं, और एक एसपी साहब के नाम से आवेदन लिखना है। उस आवेदन में लिखना है सेवा में श्रीमान, और विषय में हमेशा लिखना है कि बचाव पक्ष में या प्रतिरक्षा साक्ष्य के विषय के संदर्भ में। और उसमें आपको दिखाना है कि श्रीमान, इस कांड में हमें फंसाया गया, झूठा फंसाया गया, जबकि हम इस कांड में थे नहीं। और अगर आप जो साक्ष्य है, जैसे आपको सीडीआर आपसे नहीं मिल पाएगा, सीडीआर आपको, फ़ोन लोकेशन आपको कहाँ से उपलब्ध हो पाएगा, आप उससे मांग करना है कि श्रीमान आप देख लिया जाए, मेरा सीडीआर निकाला जाए, मेरा फ़ोन लोकेशन निकाला जाए, मेरा सीसीटीवी फुटेज देखा जाए। अगर घटनास्थल पे सीसीटीवी फुटेज या उसके आसपास भी है तो उससे पता लगाया जा सकता है। यानी आपको थोड़ा सा, आपके ऊपर जो आरोप लगा है, आप उस आरोप के बचाव में जितना साक्ष्य हो, 3-4 लोगों का गवाह भी हो कि इनसे पूछ लिया जाए, इनका नाम ले लिया जाए, और उस आवेदन में इनका अंकित करना है, आपको लिखना है, निवेदन करना है, गुहार लगाना है कि आप इसको जांच एक बार कर लिया जाए महोदय। उसके बाद जब आप ये आवेदन लेके थाना प्रभारी को, एक संबंधित एसडीपीओ को, एक संबंधित एसपी साहब को दे दीजिएगा,
तब आपको उस केस में आप डायरेक्ट अभियुक्त नहीं होंगे, पहले जांच होगा। जांच होगा, जांच कौन करेगा? आयोग करेंगे, अनुसंधानकर्ता करेंगे, जिनको केस का प्रभार मिला है वो जांच करेंगे। जांच में आप फुल सपोर्ट करिए कि आप किसी से भी पूछ लीजिए, निष्पक्षता के तौर पे आप पूरी तरह से आप उनका सपोर्ट करिएगा। यकीनन ये सब करने से आपको चाहे किसी भी कांड में झूठे फंसाया जाए, आप बच सकते हैं। आपको फंसाने के लिए अगर आपको बचना है तो आपको ये काम करना ही होगा कि आप एक आवेदन लिखिएगा और आवेदन में आपके सपोर्ट में जो एविडेंस है उसको लगाइएगा। मान के चलिए कि यहाँ पे डकैती हुआ और आप थे भी नहीं, आपका फ़ोन लोकेशन है, आपका सीसीटीवी कैमरा है। यहाँ पे मर्डर हुआ, आप थे नहीं, आपका सीसीटीवी कैमरा फुटेज है, आसपास के लोग हैं। मारपीट में तो बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, कई लोग गवाह दे देंगे कि पूछ लिया जाए इसमें हम थे नहीं। कई ऐसे बेगुनाह फंसते हैं कम जानकारी के अभाव में। यदि आप जानकार हैं तो आप इन चीज़ों का पालन करके आप बिल्कुल बच सकते हैं। और अगर हमें ऐसा लगता है कि ये वीडियो में आपको ये कन्फ्यूजन दूर हुआ कि झूठे केस में फंसने पर क्या किया जाना चाहिए, अगला वीडियो आपके कमेंट के अनुसार ही हम बनाएंगे, ताकि आपको किस तरह की क्या दिक्कत है, पढ़ने में परेशानी है, आपको क्या बाधा पहुंच रहा है। ये वीडियो और ये चैनल पूरा प्रयास कर रहा है कि आपको ना केवल एग्ज़ाम से संबंधित गाइडलाइन दिया जाए, बल्कि कानूनी पेचों से भी फंसाते हुए आपको एकदम सुरक्षित आपके मंजिल तक पहुंचाया जाए। ये चैनल पूरी तरह से आपके साथ है। तो जय हिंद दोस्तों।